बेटा चलो बेटा आज टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। टॉपिक का नाम है बेटा, या चैप्टर का नाम है बेटा हमारा मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जो वर्ड है वो समझो। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई क्रिश्चियन हंस ऑरिस्टेड से। किससे हुई बेटा? क्रिश्चियन हंस ऑरिस्टेड, एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले बताया कि किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, यदि वायर हमारे पास करंट कैरिंग है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके पास भी क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। उन्होंने क्या करा, एक करंट कैरिंग वायर के पास, मतलब जिस एक वायर था जिसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था, उसके पास वो एक मैग्नेटिक निडल को लेकर के गए। जब वो मैग्नेटिक निडल को लेकर के गए तो देखा कि मैग्नेटिक निडल क्या होने लगी? डिफ्लेक्ट होने लगी। एक करंट कैरिंग वायर के पास जैसे ही एक मैग्नेटिक निडल को लेकर के गए तो मैग्नेटिक निडल क्या होने लगी बेटा? डिफ्लेक्ट होने लगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुई, उनको एक बात समझ में आई कि इस वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि एक मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ही कर सकता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड को दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ही तो खाली डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो उसको एक बात समझ में आई कि करंट कैरिंग वायर ऑलवेज हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उन्होंने पहली प्रॉपर्टी बताई भाई कि कोई वायर जिसके पास करंट फ्लो हो रहा है उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है? तो इसको बोला भाई उन्होंने ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, और एक उनका कंक्लूजन भी दिया गया। ठीक है, दूसरा वर्ड बेटा हमको इसमें पढ़ना है कि अच्छा, ऑरिस्टेड ने फिर इसका डायरेक्शन भी बताया। भाई ऑरिस्टेड से पूछा कि भाई मान लेते हैं आपने जैसा कि बोला कि हमारे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये हमारे पास एक वायर है, ये वायर है बेटा हमारे पास, ये करंट जा रहा है इसमें। अब आप कैसे बताएंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा है और इसका डायरेक्शन कैसे है? आपने बोला इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे करके बनाया उन्होंने, ये सर्कुलर इस तरीके से। उन्होंने कहा इस तरीके से क्या होंगे? एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड के। इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया इससे, लाइन से, है ना। उन्होंने बताया कि यदि आप अपने राइट हैंड में ऐसा इमेजिन करो कि कंडक्टर को आप अपने राइट हैंड में होल्ड करते हो और थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट के डायरेक्शन को, तो उंगलियों का जो घुमाव है, कर्ल ऑफ फिंगर्स, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटमेंट उन्होंने बोला, इफ वी होल्ड अ कंडक्टर in our right hand in such a way that thumb represent the direction of current, then curl of fingers represent the direction of magnetic field. क्लियर है? जो उंगलियों का घुमाव है वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो अंदर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ से देखोगे तो कैसा बनेगा? अंदर की तरफ, और उधर साइड से देखोगे तो कैसा लगेगा आपको? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चल के आ रहा है। क्लियर हो रही बात बेटा? यदि आप देखो इस वायर के लिए देखते हैं, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और मैं आपसे बोलूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो आपसे बोलते हैं मान लो इस पॉइंट पी पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आप कहेंगे कि भाई देखो ये स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अंदर की डायरेक्शन में होगा, ये कुछ अंदर की डायरेक्शन में आएगा ऐसे। और यहाँ पर अगर ये पॉइंट होता मान लेते हैं क्यू, इसका कैसा होता है? बाहर की डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? सिंपल है, इनवर्ड और आउटवर्ड। क्लियर है? इनवर्ड के लिए बेटा आप यहाँ लगा देते हो क्रॉस, और आउटवर्ड के लिए क्या लगा देते हो? यहाँ पर डॉट का साइन लगा देते हो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जब प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो क्रॉस, और बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा तो डॉट। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि एक चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, एक चार्ज पार्टिकल यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो कैसे कैसे डिपेंडेंट होगा? तो भाई हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास क्या है बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड। मैंने एक इमेजिन कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड। क्या था भाई मैग्नेटिक फील्ड? देखो ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाया। ये क्या बेटा? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिखाया है भाई। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की डायरेक्शन में जा रही है। अब एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से होकर के गुजरना चाहता है, या एक चार्ज पार्टिकल अंदर मोशन करना चाहता है, इस मैग्नेटिक फील्ड में चलना चाहता है विद वेलोसिटी v। ठीक, तो भाई सब एक फोर्स दी गई, मतलब उसने कहा कि भाई जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स है वो? लॉरेंट्ज फोर्स। उसने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा भाई देखो कितने डिग्री के एंगल से ये मान लो एंटर करेगा, मान लो ये एंगल अंदर एंटर करता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये थीटा बनेगा, ये वाला कंपोनेंट है भाई वी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट है वी साइन थीटा, तो आपको वी साइन थीटा वाला फोर्स के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेना है। तो उसने कहा फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वी साइन थीटा के। और तीसरा फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के। जब प्रोपोर्शनैलिटी एक साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना आएगा 1, क्योंकि आप खुद इसको मैग्नेटिक फील्ड में वैल्यू को निकाल रहे हो। तो बेटा के की वैल्यू क्या लगा दोगे आप 1, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, के इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। यदि आपसे मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर वैल्यू निकाला जाए तो एफ अपॉन क्या बोलोगे आप, क्यू वी, इसकी यूनिट की पूछी जाए आपसे तो आप बोलोगे देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बनेगी न्यूटन, और चार्ज के लिए कूलाम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर, तो बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर कूलाम। क्या ये बात समझ में आई बेटा। इसका एक और भी नाम है, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, टेस्ला। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, टेस्ला। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई, अच्छा और बात आती है कि भाई ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये कैसे देंगे। तो देखो जरा, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास क्या है भाई, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये है भाई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, एक चार्ज पार्टिकल किस में रखा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो देखो भाई ये चार्ज पार्टिकल है, ये है चार्ज पार्टिकल क्यू, और ये अंदर की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से। तो आपको इसका डायरेक्शन पर लगने वाला फोर्स निकालना है, तो आप कहेंगे भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। ये भी आपने पढ़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फादर मदर और चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और, मतलब अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से, लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियों, मतलब एक थंब और स्टार्टिंग की 2 उंगलियों को हम इस प्रकार से अरेंज करें कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, तो आप देखेंगे कि थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, 4 फिंगर रिप्रेजेंट करेगी करंट मैग्नेटिक फील्ड को, और सेकंड फिंगर करेगी इसको, करंट को। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड यदि अंदर जा रहा है और चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, तो देखो बेटा जिस डायरेक्शन में प्लस क्यू जाएगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। तो फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लगेगी बेटा, ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, वो तो गिवन दे ही रखा है उसने। अब उसने कहा कि वेलोसिटी इधर जा रही है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, और फोर्स कहाँ जा रहा है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा सर्कुलर। कैसा हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब यहाँ से आगे बढ़ेगा इसको खींचेगा इधर, तो यहाँ से आगे पहुंचेगा, फिर से देखो इधर वेलोसिटी जाएगी तो फिर से इधर की तरफ चलेगा, इधर लगेगा फोर्स, आगे जाएगा तो इधर लगेगा फोर्स, ऐसे करते करते इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। इट फॉर्म्स अ सर्कुलर पाथ। क्लियर हो रही बात बेटा, सिंपल है। कैसे हो रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसका हमने डायरेक्शन निकाल लिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सिंपल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है बेटा बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ किस लिए दिया गया भाई, एक ऐसा लॉ जो कि आपको सिर्फ खाली ये बता रहा है कि अभी तक आप लोग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख रहे थे या फोर्स देख रहे थे, वो उसमें क्या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा था। अब हम मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर में कैसे बनता है, एक करंट कैरिंग वायर में किसी छोटे से हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, ये हम निकालेंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास देखिए ये एक वायर है, ठीक है, एक इन्फिनाइट लॉन्ग बहुत बड़ा वायर है, इसका शेप हमें नहीं मालूम है, स्ट्रेट है कैसा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो सबसे पहले हम एक छोटे से हिस्से पर निकाल रहे हैं ना ये वैल्यू, तो भाई बायोट सेवर्ट लॉ एक छोटे से करंट एलिमेंट पर ये वैल्यू चेक की जाती है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बना। तो मैंने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट कंसीडर किया, ये इसको मैंने नाम दे दिया कितना, DL। क्या नाम दे दिया, और यहीं से करंट गुजर के जा रहा है। इसके पास मैंने कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया, पॉइंट P, इस पर निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा देखो DL की यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है R। क्या दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो बायोट सेवर्ट या फिर लैपलेस लॉ में क्या बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, करंट के। मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के।
तो पहली बात बोली कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी डायरेक्शन है, तो एरो लगा दिया। दूसरा बेटा जैसे जैसे डीएल लेंथ एलिमेंट है, जैसे जैसे इसकी लेंथ कितनी है बेटा, डीएल, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा कितना है बेटा, डीएल। तो आपने बोला देखो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डीएल के। क्यों है, क्योंकि देखो जितना बड़ा लेंथ एलिमेंट उतना ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड। आई तक करंट है, ठीक है भाई। तो डीएल के क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है बेटा। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। सबसे ज्यादा करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लेंथ एलिमेंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरी बात। तीसरा डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। डीबी क्यों बोल रहे हैं पता है, क्योंकि अब मैंने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया इसलिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। भाई जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इन तीनों वैल्यू को एक साथ निकालेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, क्योंकि वेक्टर है, क्रॉस में आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। बेटा जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप यहां से हटाते हैं इसमें से, तो क्या लगाएंगे बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके आप यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, कांस्टेंट। तो डी बी इक्वल टू कांस्टेंट क्या लगेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस में आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। बेटा जैसे कि पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट में आप परमिएबिलिटी लगाते थे, परमिटिविटी लगाते थे, यहाँ पर कांस्टेंट में चलता है परमिएबिलिटी। क्या चलता है, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा ही काम करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है, वो किस में करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपने बोला भाई डी बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस में आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आ रही बेटा। जब बेटा कैप आप हटाते हो, ध्यान से देखिएगा, जब आप कैप हटाओगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे, साइन थीटा। क्या लगाओगे, इसी वैल्यू को मैं और अच्छे तरीके से लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, देखो डी बी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट बाय, अच्छा इसको स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं इसको हटा दूंगा पहले वेक्टर वाले साइन को, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, साथ में क्या होगा डीएल, और साथ में क्या आएगा बेटा, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। किसी छोटे से करंट एलिमेंट के कारण, एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर। हाँ बोलिए बेटा। आपने, हाँ जब आप ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी आप डीएल क्रॉस आर कैप लिखा है, ए क्रॉस बी जब आप खोलते हैं तो ए बी साइन थीटा में खोलते हैं तो ए हो गया। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, और साथ में क्या लगाएंगे आप, साइन थीटा, तो डीएल साइन थीटा बच जाएगा खाली। बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर हो रही बात बेटा। तो फॉर्मूला क्या बनता है बायोट-सावर्ट लॉ में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इस बायोट-सावर्ट लॉ के बेटा कुछ एप्लीकेशंस हैं, बहुत सिंपल से भाई एप्लीकेशंस है, लेकिन उससे भी पहले बायोट-सावर्ट लॉ की बेटा कुछ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी हैं, किससे, कूलाम लॉ से। बायोट-सावर्ट लॉ की देखो, सबसे पहले आपको एक बात पता है कि कूलाम लॉ किस पे डिपेंडेंट होता है, चार्ज पे, बिल्कुल वैसे ही बायोट-सावर्ट लॉ डिपेंडेंट किस पर है, करंट पर भी डिपेंडेंट होता है। दूसरा, बायोट-सावर्ट लॉ में डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, मतलब दूरी जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा। ऐसे ही कूलाम लॉ में दूरी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये उनकी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। एक डिसिमिलैरिटीज भी है, क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि कूलाम लॉ किसी लेंथ एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि बायोट-सावर्ट लॉ लेंथ एलिमेंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो याद रखना। दूसरा, कूलाम लॉ इंडिपेंडेंट होता है किस पर, एंगल पे, कोई एंगल नहीं बनता है, लेकिन जब बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ते हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, आई डी एल साथ में साइन थीटा, मतलब एंगल पे डिपेंडेंट होता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा। कूलाम लॉ एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि किस पे, एंगल पे डिपेंडेंट है। क्लियर है बेटा। देखो इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी है, मतलब दो इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। पहला, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, अभी बता रहे हैं स्ट्रेट वायर के लिए, अभी बता रहे हैं स्ट्रेट वायर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे।
वायर कैसा हो सकता है, फाइनाइट लॉन्ग, कैसा हो सकता है, फाइनाइट लॉन्ग, हो सकता है फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट हो। और अगर वो बोलता है सर्कुलर लूप में या सर्कुलर कॉइल दी हुई है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो दोनों तक कंडीशन आपको आनी चाहिए। दोनों डेरिवेशन जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो हम बात कर रहे हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, पहली बात कर रहे हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग करंट वायर। भाई एक वायर है जो कि फाइनाइट लॉन्ग है, इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी पॉइंट पर, वो निकालना है। बहुत सिंपल है बेटा, और ये आपको तैयार करना है बिल्कुल। तो देखो बेटा हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है, देखो इसमें बेटा करंट जा रहा है आई। आपने एक पॉइंट पार्टिकल, यहां पर कोई पॉइंट आपने लेट कर लिया है, पॉइंट पी, इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट पी की जो डिस्टेंस दे रखी है, कहां से, इधर से, कितनी दे रखी है बेटा, ए, मतलब वायर से एग्जैक्ट दूरी कितनी दे रखी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है उसका। मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर किया है, क्या किया बेटा, करंट एलिमेंट छोटा सा मैंने यहाँ कंसीडर किया है। ये छोटा सा एक करंट एलिमेंट है, ये मैंने कंसीडर कर रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, डीएल। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दे रखी है आपको आर, कितनी दे रखी है बेटा, ठीक है। आपको पता है ये वाला जो एंगल बनता है, बनता कितना है, ये एंगल कितना बनता है, 90। मैंने यहां पर जो एंगल बना है इसको नाम दे दिया है फाई, क्या नाम दे दिया बेटा, ठीक है। इसके दोनों एंड्स को मैंने यहां पर ज्वाइन कर लिया है, ये पहला एंड और ये दूसरा एंड, ठीक है भाई। इसको नाम दे दिया है ए, इसको नाम दे दिया है बी, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया है आपने ओ, ये जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, ठीक है। अगर मेरे को सबसे पहले पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट डीएल, तो देखो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस पर, एट पॉइंट किस पर बेटा, पी, किसके कारण, ड्यू टू लेंथ एलिमेंट डीएल, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा लेंथ एलिमेंट डीएल के लिए, आपने कहा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज और देखो, सारी चीजों का रिलेशन हम इस फाई से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि जो ये एंगल फाई है ना, ये हमको इस वायर की लिमिट्स बता रहा है। क्योंकि देखो इस वाले पार्ट को यदि मैं जोड़ूं, ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इस वाले पार्ट को मैंने एंगल बोल दिया फाई वन, क्या नाम दे दिया, और इस वाले एंगल को मैंने नाम दे दिया फाई टू। लेकिन ये कैसा होगा, नेगेटिव में, नीचे वाला एक्सेस कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेस, तो माइनस का फाई टू। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, ए से बी तक, तो माइनस का फाई टू से फाई वन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जरा देखो, आपको सारी वैल्यू फाई के फॉर्म में ही लिखनी पड़ेंगी। तो पहले मैंने ट्राइंगल ले लिया ये वाला, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं एक्स, ओ और पी। तो देखो आप क्या बोलोगे, थीटा प्लस 90 प्लस फाई, थीटा प्लस 90 प्लस फाई किसके बराबर आएगा, तो बेटे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस आ जाएगी। तो देखो ये पहली वैल्यू हो गई, अभी इसमें पुट कर देंगे हम, है ना। देखो आर को भी हम, आर की वैल्यू को भी हम फाई के टर्म्स में निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है देखो ए तो फिक्स वैल्यू है, ए और आर के बीच में रिलेशन कौन दे सकता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस फाई। बेस की वैल्यू कितनी है बेटे, ए अपॉन, तो बेटे आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए सेक फाई, नहीं होगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सेक फाई। क्लियर हुई बात बेटा। अगर ऐसे ही मेरे को देखो डीएल को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा डी फाई में, तभी तो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट हो पाएगा। तो ट्राइंगल ले लिया ये वाला, तो आपने बोला देखो, आपने कहा टेन फाई परपेंडिकुलर है एल, बेस कितना है ए, तो टेन फाई, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा एल, डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, डीएल इज इक्वल टू ए, टेन का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, और फाई का कितना हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
ये वैल्यू सारी हम यहाँ पर पुट करेंगे इसमें, और देखो क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, डीएल की जगह पर क्या लगाएंगे आप, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई और साइन 90 माइनस फाई बाय आर की जगह पर क्या लगाएंगे, ए सेक फाई का होल। तो बेटा सॉल्व करेंगे इसको, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या आएगा साथ में आई, बेटा यहाँ पर बचेगा ए और साथ में सेक स्क्वायर फाई और साथ में साइन 90 माइनस कितना आएगा कॉस फाई और साथ में अपॉन में क्या बचा बेटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, इससे ये पार्ट, ए से एक पार्ट, बेटा आपने कहा ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, बोथ साइड, कहाँ से कहाँ तक बेटा, माइनस का फाई 2 से फाई 1 तक, ऐसी होगा, माइनस फाई 2 से, तो इंटीग्रेट करेंगे आप डी बी का और साथ में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई और साथ में कॉस फाई डी फाई बाय ए, है ना बेटे, डी बी का आ गया बी, लिमिट माइनस का फाई 2 से फाई 1, ये तो था बेटा। जरा देखो बेटा वैल्यू बताइए कितना आएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई बेटे आई अपॉन में ए, कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन फाई, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, माइनस के फाई 2 से, ठीक है भाई, एक बार अपर लिमिट पुट करोगे एक बार लोअर लिमिट, देखिए जरा कितना आएगा, डीबी का बच गया था बी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में ए, यहाँ पर साइन फाई, लिमिट कहां से कहां तक थी बेटा, माइनस फाई 2 से, तो देखो बेटे b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन में, यहां लगाओगे आप साइन फाई 1 माइनस माइनस प्लस साइन फाई, ये बेटा आ गया आपके लिए किसके लिए, फाइनाइट वायर के लिए, किसके लिए आ गया बेटा, ये फाइनाइट वायर के लिए, जिसकी लेंथ आपको पता है, इसका एंगल आपको पता है, क्लियर है, ठीक है। अगर आपने बोला भाई हमको इनफाइनाइट वायर के लिए चाहिए, फॉर इनफाइनाइट वायर, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, कितना आई अपॉन ए, कितना आएगा साइन 90 प्लस साइन 90, नहीं आई बात, इनफाइनाइट वायर के लिए बेटा फाई 1 और फाई 2 बराबर हैं और सिमिलर किसके हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई, क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई, सिंपल है, ठीक है। ये किसके लिए आएगा बेटा, फाइनाइट वायर के लिए। इसी प्रकार से बेटा सर्कुलर वायर के लिए, या सर्कुलर वायर बोल दो चाहे लूप बोल दो, ठीक है, या सर्कुलर कॉइल के लिए अगर हम बात करें, तो देखो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, मान लेते हैं बेटा इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, देखो जरा करंट फ्लो कितना हो रहा है इसमें बेटा, आई, ये सेंटर पे आपको निकालना है, आपने यहाँ पर कहीं लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया, कितना आएगा यहाँ पे, डीएल, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आपने नाम दे दिया, यहां एंगल कितना बनेगा, क्लियर है। तो बेटे बायोट सेवर्ट लॉ जब आप लगाएंगे तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाय आर स्क्वायर, तो लगाएंगे। तो बेटा जरा देखिए, आपने कहा डी बी की वैल्यू कितनी निकल के आई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन में, आपने कहा इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों का, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, जब आप इंटीग्रेट करते हैं दोनों को तो ये डी बी और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में तो डी बी का बी आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, डी एल का कितना आएगा 2 पाई आर, कितना आएगा, तो 2 पाई से काटो 2 आर, आर से इसको काटो, तो बेटे बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, क्या ये बात समझ में आ रही बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बी की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेरिवेशंस करनी है। नेक्स्ट देखिए, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ बोलिए बेटा, हाँ डीएल की जगह पर हमने 2 पाई आर लगा दिया है, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि सर्कल बनेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए बेटा, हम लोग लास्ट पर थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहानी बेटा यहाँ तक समझ में आ रही है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा इसमें, ये कॉइल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या पढ़ना है बेटा? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा लॉ है। एक सिंपल से स्टेटमेंट कहता है कि यदि आप लाइन इंटीग्रल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल का मतलब समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड में डीएल का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर बार म्यू नॉट टाइम्स होगा करंट के। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी क्लोज पाथ। बेटा जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है पाथ तो क्लोज्ड ही बनेगा। आपने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड लिया और जितनी उसकी लेंथ थी, जितनी जगह पर आपने उस मैग्नेटिक फील्ड को देखा है उस जगह का मल्टीप्लाई कर दो। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमेशा वैल्यू किसके बराबर आएगी? म्यू नॉट इंटू आई के। किसके बराबर आएगी? म्यू नॉट इंटू आई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर है, ये वायर है स्ट्रेट वायर, इसमें जा रहा है करंट आई। आपने कहा सर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये मैंने कहा भाई इसके आसपास ये बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ, अब आपने क्या करा, इसका लाइन इंटीग्रल ले लिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो बन ही रहा है, वो तो उसका मैग्नीट्यूड आपने एक जगह लिख लिया, दैट इज कॉल्ड बी। और आपने साथ में क्या ले लिया, ये वाला पूरा पार्ट ले लिया, इस लेंथ को और ले लिया, ठीक है। जितनी जगह पर आपने मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहां और भी अलग होगा, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। उसने कहा यदि आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो और ये जो लेंथ है वो ले लो, तो सीधी बात है लेंथ बढ़ेगी, लेंथ जितनी ज्यादा लेते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्रोडक्ट क्या रहेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट टाइम्स करंट के आएगा। किसके बराबर आएगा बेटा? म्यू नॉट टाइम्स किसका आएगा? करंट के। तो स्टेटमेंट बोला कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। स्टेटमेंट देख लो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around the closed path in vacuum is equal to mu naught time the total current I passing through the surface। कोई दिक्कत तो नहीं। तो स्टेटमेंट के हिसाब से बोल दिया B डॉट DL, ये नॉट का साइन लगाते हैं, नॉट का मतलब क्या होता है कि जैसा शेप होता है उतने ज्यादा हमको B डॉट DL बनाने पड़ेंगे। तो B डॉट DL किसके बराबर हो गया? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I के। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, तो देखो इस बात को बेटा प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, एक स्ट्रेट वायर ले लिया है। हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इसके आसपास कहीं बेटा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ऐसे, ठीक है। मैंने कहा ये दूरी कितनी है भाई? R है। करंट कितना है? I है। अब आपको पता है एक स्ट्रेट वायर जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग क्या है बेटा? स्ट्रेट वायर है। अगर हम उसका कैलकुलेट करते हैं बेटा हम एम्पियर सर्किट लॉ से, मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या निकल के आता है, B डॉट DL। हमने B डॉट DL की वैल्यू निकालनी है, ये तो है। अब देखो B डॉट DL को जब आप ब्रेक करते हैं तो आपने कहा देखो भाई यही मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और इसी डायरेक्शन में क्या चलेगा? उसका लेंथ एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड DL। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बोलेंगे? B DL cos 0 और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। कितनी आ गई बेटा? तो बेटा B DL की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, इसका आंसर कितना निकल रहा है? B DL cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I अपॉन R। तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं असल में? B डॉट DL की वैल्यू निकाल रहे हैं। बेटा B की जगह पर क्या लगाओगे आप? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R और साथ में, और आपको पता है जब आप ये पूरे पार्ट को अलग निकाल लोगे और DL का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? 2 पाई R। तो देखो हम लोगों ने क्या निकाला है भाई? B डॉट DL की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाई R और DL का कितना आ गया? 2 पाई R। तो R से R, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई। तो बेटा वैल्यू क्या आ गई आपके पास? B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा, सिंपल है, बिल्कुल आसान है एम्पियर सर्किट लॉ।
बेटा एम्पियर सर्किट और लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मतलब आप अलग अलग शेप्स में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट और लॉ। जैसे कि अभी हम लोगों ने इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर पढ़ा था, तो उसका डेरिवेशन हमने कितना बड़ा करा था? नहीं, अभी तो करा तो बहुत बड़ा डेरिवेशन था, लेकिन चाहे तो उसको हम इस वाले से सॉल्व करेंगे तो आसानी से निकल आएगा। याद रखना, फाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए तो उसको कर लेना, और अगर वो बोलता है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए डेरिवेशन करके दिखाइए या प्रूफ करिए, तो आप कैसे कर पाएंगे? आपने कहा भाई बी डॉट डी एल किसके बराबर है? म्यू नॉट आई के। इसको ब्रेक किया तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो गई, बी डी एल। और बेटा जब आप डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई आर इक्वल टू किसके? म्यू नॉट आई। तो बेटा इस 2 पाई आर को नीचे भेज दो बस यहाँ पे, तो कितना आ गया? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का, तो बेटा बी के फॉर्मूला तो वही निकल के आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। ये सिंपल बन गया और शॉर्ट हो गया, ये पहले से शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला आप कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट आता है बेटा सोलिनॉइड। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बेटा? सोलिनॉइड। जरा देखिए बेटा ध्यान से, सोलिनॉइड हमारे पास, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है बेटा? सोलिनॉइड असल में एक बार मैग्नेट जैसा शेप ही है तो वो स्पाइरल फॉर्म में, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा ही देखने को लगता है। भाई बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है लाइंस। तो ऐसे ही सेम बेटा सोलिनॉइड में, ये हमारे पास एक सोलिनॉइड है। ठीक है, इसके पास बहुत सारे टर्न्स होंगे। अगर आपने बोला कि भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड दिखाएं, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसका ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा बनेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऐसा इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई। हाँ, सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा बेटा। हाँ ठीक। अब ऐसी कंडीशन में आपको इसके बी और डीएल दो वैल्यू चाहिए होगी, मतलब आपको इसका एलिमेंट भी चाहिए, लेंथ एलिमेंट भी चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट है वो भी चाहिए आपको, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तभी आपके पास म्यू नॉट आई की वैल्यू निकल करके आएगी। तो हम उसकी एप्लीकेशन को डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, आपने कहा इस शेप को मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, ये एक मैग्नेट है, ये अंदर पार्ट है मैग्नेट का कोर है, और इसके आसपास मैं किसी एक एलिमेंट को दिखा रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ खाली ऐसे करके हम इस एलिमेंट को दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, बन तो थोड़ा सा ओवल फॉर्म में रहा है, लेकिन उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखा दिया। मैंने नाम दे दिया इसको P, इसको दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R, इसको नाम दे दिया। ये हिस्सा खाली किसको दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है किसको बेटा? DL की वैल्यू को। किसको दिखा रहा है? क्योंकि लेंथ इतनी तो है, तो DL इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आपने कहा देखो हमारे पास कितने लेंथ एलिमेंट बनेंगे? 4। मतलब कितने मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे? 4। लेंथ एलिमेंट तो एक बन रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितने बन रहे हैं? 4। एक तो इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, अलग अलग बन रहे हैं। तो आपने क्या करा? बी डॉट डीएल के भी 4 पार्ट करे। तो पहला बनाया बी डॉट डीएल, वो कहां से कहां तक बनाया? पी से क्यू तक। दूसरा बी डॉट डीएल लिया क्यू से आर तक, क्यू से आर तक। तीसरा लिया बी डॉट डीएल आर से, और चौथा लिया बेटा आपने एस से पी तक। क्लियर हुई बात बेटा? अब जरा ध्यान से देखना, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर ही जा रहा है इसी डायरेक्शन में, और डीएल भी इधर ही जा रहा है। एंगल कितना होगा? एंगल कितने डिग्री का होगा? 0। इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां जा रहा है डीएल। एंगल कितना होगा? 90। कितना होगा बेटा यहां पर? अच्छा, इधर वाले केस में इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, डीएल इधर जा रहा है, एंगल कितना होगा? 180। कितना होगा? इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इधर जा रहा है डीएल। कैसे जा रहा है? एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं ना। इसमें देखो कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, डीएल इधर जा रहा है, एंगल कितना होगा? देखो 90 कारण ये कट गया, 90 कारण ये कट गया। क्लियर है? ठीक है बेटा, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर? सिमिलर टू 0। क्यों? क्योंकि जितना दूर आप जाओगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, किसी भी बार मैग्नेट में या सोलिनॉइड में उसके एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, बीच में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मिनिमम होता है। तो वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा? ये भी क्या हो जाएगा? 0। बचेगा क्या? खाली बी डी एल कॉस 0। जब बेटा आप बोलोगे बी डी एल किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, यही तो बोलते हो। तो बी डी एल का कितना आ जाएगा? एल।
म्यू नॉट टोटल करंट। बेटा देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n और टोटल करंट, एक टर्न में करंट कितना है I, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n अपॉन n इंटू आई। बेटा इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा बी एल इक्वल टू, निकल ही आया था, म्यू नॉट एल को नीचे लेके आओ n अपॉन एल इंटू क्या हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा नंबर डेंसिटी स्मॉल n, क्या बोल देते बेटा उसको स्मॉल n। क्या ये बात समझ में आई बेटा, स्मॉल n बराबर क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ तो क्या बन गया बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। किसी सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसके एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला ना म्यू नॉट एन आई, इसका क्या हो जाएगा आधा। यहाँ पर कितना निकलेगा म्यू नॉट एन आई बाई, और यहाँ पर भी कितना निकलेगा म्यू नॉट एन आई बाई, और बताना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा जीरो। बात समझ में आई बेटा, यदि आप ऊपर की तरफ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा जीरो, पोल्स पे कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, बीच में कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। बात समझ में आई बेटा, बीच में कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, एंड्स पे कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू, और ऊपर कितना जाएगा जीरो। क्या बात याद रहेगी, सिंपल कहानी है। सॉलिनॉइड तक तो प्रॉपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है बेटा। ये पीछे बैठ गए जो इस समय पढ़ा रहे होते हैं ना, उस समय तुम लोग बातें कर रहे होते हो, मजे ले रहे होते हो, फोन चलाने की कोशिश कर रहे होते हो, ये बहुत दिक्कत की बात है। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, इतनी बात तो तुम समझ चुके हो, ठीक है। टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स आ रहे नहीं है, टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स मेरे भाई आ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, कॉपियाँ तुम्हारी खाली डली हैं, है ना, और तुम्हारा मन ऐसा लगता है एनर्जी होनी चाहिए